हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी एट सीएलसी सीकर, आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत करता हूं। हर किसी बच्चे का सपना होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना। आप सभी ने भी अपने सपने सजो रखे होंगे कि मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, टॉप 10 में रैंक आनी चाहिए, टॉप 20 में रैंक आनी चाहिए, टॉप 50 में रैंक आनी चाहिए, टॉप 100 में रैंक आनी चाहिए। और इन सभी सपनों को साकार करने के लिए मैं और आप सभी मिलकर एक कड़ी मेहनत करेंगे और अपने सभी सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस फर्स्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। जैसे कि कोई भी काम आप करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहला काम करने से पहले उस काम को 100% देने की कोशिश करें। 100% देने का मतलब क्रिकेट खेला तो 100% क्रिकेट में दिमाग होना चाहिए, टेबल टेनिस खेला तो 100% टेबल टेनिस में काम करें, कहीं पिकनिक पे घूमने गए तो 100% एंजॉय करें। और इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं? सीएलसी आपके सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है और सीएलसी की ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं। और सीएलसी की ऑनलाइन क्लासेस को देखना है तो 100% आपको 100% देना है उसमें भी। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। भगवान के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर का आता है, तो वो भगवान जैसा नाम प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है इस कोविड-19 के दौर में तो डॉक्टर कितना सर्वोपरि माना गया है। तो आपको सभी को एक मेहनत और एक लगन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीट यूजी का सिलेबस वास्ट एंड स्लाइटली डिफिकल्ट है। हम ये नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट है, स्लाइटली डिफिकल्ट है। और उस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए मैं आपकी मदद करूं। और इसी में सबसे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट की जो शुरुआत करूं, उसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर नेम ब्रीथिंग एंड exchange of gases, means संवातन, जिसको एनसीईआरटी ने श्वसन भी लिखा है, जबकि श्वसन रेस्पिरेशन को कहा जाता है, एवं गैसों का विनिमय। विनिमय मीन्स आदान प्रदान। इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स है, उनके बारे में मैं बात करता हूं। कंटेंट्स
फर्स्ट, इंट्रोडक्शन मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या इसकी प्रस्तावना है। सेकंड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। संवातन की प्रक्रिया। फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का आदान प्रदान। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियमन। डिसऑर्डर्स, विकार, श्वसन से संबंधित। And 8, quick recap and other देखो बच्चों, मैं आप सभी के अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं और इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको कोई हिंदी पढ़ाने नहीं आएगा। इसीलिए मैंने एक साइड में हिंदी तो लिखी है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखी है, उसको आप 100% याद रखें। थोड़े दिन आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद में सब चीजें नॉर्मल लगेंगी। इन सभी अलग अलग कंटेंट्स में आप सभी ने इंट्रोडक्शन देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर्स एंड। इन सभी में हमें कुछ न कुछ स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन में कुछ स्टडी करना है, ऐसे ऐसे सभी कंटेंट्स के अंदर कुछ स्टडी करना है। तो फर्स्ट कंटेंट है इंट्रोडक्शन, इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्टरी क्लास में जो मैं बात करूंगा वो मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
और हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से मिलेगी, जो भी पोषक अणु हैं उनसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हैं, इन सभी से मिलेगी। और हमें सभी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। तो हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कहां से मिले? उसके लिए इनडायरेक्टली हमारी बॉडी की सेल को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को लेकर कैटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करके वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कैसे? वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, दिस इज न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। पोषक अणु, ग्लूकोज, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन भी मिल गए। और ये कौन सी रिएक्शन? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अपचयी अभिक्रिया करेगा और इसके रिजल्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म। तो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का इनडायरेक्टली ऑक्सीजन कंज्यूम करके उसको ब्रेक डाउन करना और रिजल्टेंट में सेल के द्वारा CO2 और H2O प्रोड्यूस करके एटीपी प्रोड्यूस करवाना। जो CO2 सेल के पास प्रोड्यूस होगी, दिस इज टॉक्सिक और हार्मफुल। ये हमारे लिए विषैली है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी। हमें बॉडी से इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा तो एनारोबिक, जिसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायु श्वसन में यह एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अवायवीय श्वसन में ये फूड इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पर कम एनर्जी मिलेगी। अब इस कंप्लीट जो ये प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट प्रोसेस जो चल रही है, इस प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप जो रिक्वायर्ड है वो है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और एल्यूलाई के अंदर CO2 की लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसे बाहर निकालना। ये फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड है। इट मींस ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, सांस का लेना और छोड़ना, ये एक सिंगल ब्रीथिंग प्रोसेस है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रीथिंग और श्वसन, श्वसन एक बिग प्रोसेस है और उसका फर्स्ट स्टेप है जिसे हम बोल रहे हैं ब्रीथिंग या एल्यूलर वेंटिलेशन। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसे बॉडी से बाहर निकालना है और एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अंदर लेना। क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है भैया? ठीक है, आगे चलते हैं।
इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा था हमने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसन, ऑर्गन विच मेंट फॉर रेस्पिरेशन, ऐसे अंग जो श्वसन में सहायता करते हैं श्वसनांग कहलाते हैं। और श्वसनांग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के एनिमल में विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग एनिमल में क्राइटेरिया जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स और विभिन्न कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जो है अलग अलग एनिमल हैबिटेट, इट मीन्स आवास, जिसे हम बोल रहे हैं लिविंग प्लेस, एंड सेकेंड वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का स्तर। इस संगठन के स्तर और आवास के आधार पर अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। दो नए वर्ड आए, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल डायवर्सिटी में इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं हैबिटेट क्या है। लिविंग प्लेस, किसी एनिमल के लिए लिविंग प्लेस क्या हो सकता है? लिविंग प्लेस वाटर हो सकता है, लिविंग प्लेस लैंड हो सकता है, लिविंग प्लेस वाटर एंड लैंड बोथ दोनों हो सकते हैं। किसी एनिमल के लिए प्लांट ब्रांचेज लिविंग प्लेस हो सकता है, किसी के अंदर एयर लिविंग प्लेस हो सकता है, किसी के अंदर अदर एनिमल्स। मीन्स ये लिविंग प्लेस और निके जो है किसी भी एनिमल के अंदर, अगर वाटर है तो हम उसे बोलेंगे एक्वेटिक या जलीय प्राणी। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फ्रेश वाटर अलवणीय और एक मैराइन वाटर। जो लैंड पर सर्वाइव करेगा टेरेस्ट्रियल, जिसे बोलते हैं थलीय प्राणी। जो दोनों पर सर्वाइव करता है उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन या उभयचर प्राणी। प्लांट की ब्रांचेज पर सर्वाइव करता है उसे बोलते हैं आर्बोरियल। एयर में सर्वाइव करता है उसे बोलते हैं एरियल या वायवीय। अदर एनिमल पर सर्वाइव करेगा उसे बोलते हैं पैरासाइट या परजीवी। तो अलग अलग एनिमल का लिविंग प्लेस अलग अलग है, वाटर भी है लैंड भी है, वाटर और लैंड दोनों भी है, प्लांट ब्रांचेज भी है। इस बेसिस पर डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट श्वसनांग पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल में अलग अलग श्वसनांग पाए। सेकंड क्राइटेरिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर। इसकी बात क्यों कर रहे हैं एनिमल डाइजेस्टी में, इसके बारे में भी
डिस्कस करेंगे कि संगठन के स्तर पे आधार पर एनिमल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू लेवल, उत्तकीय स्तर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन लेवल, अंग स्तर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसे बोलते हैं अंग तंत्र। मीन्स संगठन के स्तर पर अलग अलग प्रकार का संगठन हो सकता है। सेलुलर, क्या पता कोई एनिमल केवल ही सेल का ही बना हुआ है, टिश्यू बना ही नहीं है उसमें, और हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात, ऑर्गन बना ही नहीं फिर भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ब्रीदिंग मैकेनिज्म में और रेस्पिरेशन में जिन एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है वो भी पार्टिसिपेट तो करेगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, अनऑर्गन सिस्टम। यदि एनिमल डायवर्सिटी के बेसिस पर देखा जाए तो ये सेलुलर लेवल कहां देखने को मिलेगा? पोरिफेरा फाइलम। टिश्यू लेवल कहां देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेट, या इसी को बोलते हैं निडेरिया, और टिनोफोरा में। ऑर्गन कहां देखने को मिलेगा? प्लेटी, हेलमिंथीज। और ऑर्गन सिस्टम कहां मिलेगा? एस्के हेलमिंथीज, जिसे नीमेटोडा भी कहा जाता है। एस्के हेलमिंथीज से लेकर कोर्डेटा तक। तो संगठन के स्तर पर एनिमल अलग अलग, पोरिफेरा में सेलुलर लेवल है तो यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ। निडेरिया और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल है, यहां पर भी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। प्लेटिहेल्मिंथीज, यहां पर ऑर्गन डेवलप हुआ है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसका मतलब पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथीज, ये प्लेटिहेल्मिंथीज, ये सब जो हैं ये भी ब्रीदिंग मैकेनिज्म में और रेस्पिरेशन में भाग तो लेंगे, लेकिन यहां पर मुख्य तौर पर श्वसनांग का विकास नहीं हुआ। तो अलग अलग हम लोअर इनवर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट में यदि कंपेयर करें तो कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं, उसका हम टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे। वो देखते हैं अलग अलग एनिमल में कौन कौन से। लोअर इनवर्टिब्रेट जो निम्न अकशेरुकी हैं उनको उच्च कशेरुकी की तरफ जाएं तो किस तरीके से कौन कौन सी ट्रांजिशन फेज आएंगी और कैसे कैसे अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे।
फर्स्ट पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंटीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस। ये जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन सभी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, तो सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण की प्रक्रिया से, मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेज का आदान प्रदान होगा, और गैसेज का आदान प्रदान जनरल बॉडी सरफेस, और सेलुलर सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस और सेलुलर सरफेस के द्वारा होगा। जनरल बॉडी सरफेस और सेलुलर सरफेस के द्वारा गैसों का आदान प्रदान क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो गैसेस अवेलेबल हैं, उन गैसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट जनरल बॉडी सरफेस और सेलुलर सरफेस से है। क्लियर सभी को? आगे चलो। एनेलिडा के अंदर देखते हैं, आर्थवॉर्म, जिसे सिंपल भाषा में केचुआ बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका फेरेटीमा पोस्थुमा है। इसके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल जो है, बॉडी सरफेस, जो मॉइस्ट क्यूटिकल, आर्द्र क्यूटिकल जो है, वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी। इसी का मेंबर है लीच, जिसे जोंक बोलते हैं, हेरुडिनेरिया साइंटिफिक नेम है इसका। इसके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट है, और यद्यपि पैरापोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, बट श्वसनांग में भी सहायता करते हैं। जबकि ये एक गमनांग है। क्लियर यहां तक सभी को? और आगे की तरफ चलते हैं। हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, जैसा कि आप जानते होंगे, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। लगभग 7.5 to 9 लाख स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं।
इसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जब इसमें डाइवर्सिटी मैक्सिमम है तो श्वसनांग भी अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग एनिमल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, यदि कॉकरोच की बॉडी देखेंगे तो इस तरीके से कॉकरोच की बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉडी की लेटरल साइड में पार्श्व सतह पर स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स हैं जहां से ये गैसेस एक्सचेंज करेगा। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस, जैसे डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दूर जाएंगी स्पाइरेकल ओपन हो जाएंगे, जैसे ही पास आएंगे स्पाइरेकल क्लोज हो जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जो CO2 की अमाउंट होगी वो बाहर आ जाएगी और सराउंडिंग में जो O2 की अमाउंट होगी वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये जो सिस्टम है स्पाइरेकल्स, देन द ट्रैकिया एंड द ब्रांचिंग पॉइंट ट्रैक्यूल्स, इस कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। इट मीन्स टेरेस्ट्रियल जो आर्थ्रोपोड है, जो थलीय आर्थ्रोपोड है, उन सभी के अंदर ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फॉर एग्जांपल प्रॉन, झींगा मछली। इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स या जिसको क्लॉम बोलते हैं हम, वो श्वसनांग के रूप में काम करते हैं। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में ट्रैकियल सिस्टम, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स। इसी के अलावा बुक गिल्स, ये भी श्वसनांग के रूप में काम करते हैं। कहां पर काम करेंगे? लिमुलस, इसके अंदर, जिसे हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। बुक लंग्स, ये कहां काम करेंगे? स्पाइडर, मकड़ी है, स्कॉर्पियन, बिच्छू है, इन सभी के अंदर। तो आपसे पूछा जाए बुक लंग्स कहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसनांग के रूप में काम करते हैं? स्पाइडर और स्कॉर्पियन। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में कौन काम करेगा? गिल्स। बुक गिल्स कहां काम करेंगे? लिमुलस के अंदर। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और यहां पर आपने देखा विभिन्न प्रकार के श्वसनांग भी पाए जाते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। मोलस्का, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। दूसरा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसनांग के रूप में पल्मोनरी सैक हेल्पफुल है,
इसी के अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक मेंटल, जिसे परवार बोलते हैं, थिन स्पॉन्जी लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या अभिलाक्षणिक लक्षण में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए मोलस्का के अंदर अभिलाक्षणिक लक्षण के रूप में स्पेसिफिक कैरेक्टर की फॉर्म में थिन स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं मेंटल। और ये संरचनांग के रूप में काम करता है। और आगे की तरफ चलते हैं। हेमिकोडेटा की बात करते हैं तो हेमिकोडेटा के अंदर गिल्स, हेमिकोडेटा के मेंबर आपको पता होगा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं, पूर्णतः समुद्री एक्वेटिक एनिमल है। यहाँ पर गिल्स हेल्प करेगा। जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे? पाइसीसिया, फिशिस। इस फिशिस के अंदर दो प्रकार की फिशेज आएंगी, बोनीफिश है, कार्टिलेजिनस मीन्स अस्थिल मछलियां, और उपास्थि। जिनके अंदर एंडोस्केलेटन अंतःकाल अस्थियों का बना हुआ है, और जिनके अंदर उपास्थि का बना हुआ है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स अलग अलग नेचर में होते हैं। किसी में कवर्ड होते हैं, किसी में अनकवर्ड। और जिसके अंदर ये कवर्ड होंगे तो उसे बोलते हैं ओपर्कुलम के द्वारा, ओपर्कुलम के द्वारा ढके हुए। कुछ ऐसी फिशेज भी हैं जिनमें गिल्स के अलावा एक्सेसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जैसे कि एनामास, क्लाइंबिंग पर्पस। इसके अंदर गिल्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही है। इसके अलावा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाई जाएगी, अतिरिक्त संरचनाएं पाई जाएगी। अपने फिशेज में पढ़ा होगा एक वर्ड डिप्नोइड मींस दो, प्नोइड मींस ब्रीदिंग ऑर्गन। ऐसे फिशेज जिनके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन में गिल्स के अलावा भी एक ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको डिप्नोइड फिशेज कहा जाता है। तो पाइसीज फिशेज के अंदर मुख्य रूप से संरचना गिल्स पाई जाती है। एम्फीबियन, उभयचर, दोनों जगह पर एक एक्टिविटी सर्वाइव कर रहा है। सेकंड वन
टेम्परेचर भी जाता है। तो अर्लियर फॉर्म, हम फ्रॉग की अर्लियर फॉर्म देखें, टैडपोल रेस्पायर कैसे करेगा, गिल्स फ्लॉम्स। और बात करें अडल्ट फ्रॉग की, इसके पास सलांग फॉर्म में तीन अलग पार्ट होते हैं। पल्मोनरी, फुफ्फुस या लंग से सब्सक्राइब कर सकता है। पेरिफेरल कैविटी से सब्सक्राइब कर सकता है। एंड क्यूटेनियस मींस मॉइस्ट स्किन, जैसे क्षमता होती है उससे। मींस एडल्ट फ्रॉग के अंदर तीन अलग अलग तरीके की पल्मोनरी, बक्कल कैविटी और क्यूटेनियस। पल्मोनरी मींस फुफ्फुस या फेफड़ों के सहायता से श्वसन, बक्कल कैविटी के द्वारा, मुख के द्वारा श्वसन, और क्यूटेनियस मींस मॉइस्ट स्किन के द्वारा श्वसन कर सकता है। पूरा आगे की तरफ चले, एम्फीबियन का नंबर आता है। आप जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज आपने देखा एम्फीबियन वाटर एंड लैंड पर सर्वाइव कर रहा है। अब लैंड पर सर्वाइव करने वाले एनिमल हैं सरीसृप। और ये जो रेप्टाइल्स हैं, इन रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स, स्नेक, ये सभी आते हैं। और यहाँ पर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है लंग्स या फुफ्फुस। इसके अलावा स्पेसिफिक केस यहाँ पर देखने को मिलता है। In some turtles, अवस्कर के द्वारा या क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है। क्लोएकल एक कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट की एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं। तो कुछ टर्टल्स के अंदर क्लोएकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ एक्वेटिक फिशेज, देन एम्फीबियन, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, एंड ये टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है या क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है। क्लोएकल एक कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट की एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं। तो कुछ टर्टल्स के अंदर क्लोएकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ एक्वेटिक फिशेज, देन एम्फीबियन, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, एंड ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, एवीज या बर्ड्स
इसके अंदर है क्रो है, पिजन है, पैरेट है, पैवो, पिकॉक है। इन सभी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो भी लंग्स है, बट यहां पर स्पेसिफिक केस है, लंग्स से एक्सेसरी सैक्स अटैच होते हैं। कुछ थैलेनुमा संरचनाएं एक्सेसरी में, दीज आर द एक्सेसरी सैक। These are sac and these are bees और बर्ड्स। जैसा कि आपको पता है इनके अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन पाए जाते हैं, और फ्लाइट एडेप्टेशन में एक्सेसरी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, जो लंग्स से अटैच होती है। एवीज के अंदर और बर्ड्स के अंदर भी श्वसनांग की फॉर्म में कौन काम कर रहा है? लंग्स। मैमल्स स्तनधारी, अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है इनको। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अलग अलग एनिमल्स आते हैं प्रोटोथीरिया के अंदर। डक बिल प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स, यूथीरिया में ह्यूमन बींग, रिसस मंकी, कैमल, डॉल्फिन एंड फ्लाइंग फॉक्स, ये सभी आते हैं। इन मैमल्स के अंदर, चाहे वो प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन, यूथीरियन हो, इनके अंदर भी श्वसनांग के फॉर्म में लंग्स पाए जाते हैं। हम सभी अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंगों को देखे हैं, और इस मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जोड़ी फुफ्फुस पाए जाते हैं, जो स्पॉन्जी होते हैं, जो पिंक कलर के होते हैं, जो थोरेसिक कैविटी, जिसे विक्सीय गुहा कहा जाता है, विक्स गुहा में निहित होते हैं। स्पॉन्जी मीन्स स्पॉन्ज की तरह, बट नॉट hollow, these are the solid। तो बच्चों, आपने अभी तक ये देखा कि डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आवास और संगठन के आधार पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं।
आज इंट्रोडक्टरी क्लास में जो मैंने अभी तक बताया उसको क्विक रिकैप करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बातें की कि हमें ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी ऑक्सीजन के इनडायरेक्टली कंजम्पशन से एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी और बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में जो प्रोड्यूस होगी तब CO2 टॉक्सिक और हार्मफुल गैस बनेगी, उसे हम बॉडी से बाहर निकालें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय और अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय, और वायवीय में एनर्जी का प्रोडक्शन अवायवीय की तुलना में ज्यादा होगा। फिर उसके बाद मैंने हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस, आवास, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर के आधार पर लोअर इनवर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट की स्टडी की और इन सभी एनिमल्स के अंदर ये देखा कि अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, और इसको नोट भी कर सकते हैं आप, कि जो जंतु जलीय प्राणी हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट थलीय प्राणियों की तुलना में ज्यादा तेज होती है। ब्रीदिंग रेट फास्टर इन द एक्वेटिक एनिमल एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो आशा करता हूं आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं तो एक बात बोलता हूं, नोबडी इज परफेक्ट। तो कोई भी यदि एरर हुई हो तो आप मुझे जरूर बताएं।